करना ही पड़ेगा वैसे माइक। मैम ज्यादा बच्चे हो गए ना इसलिए। क्योंकि अगर तुम लोग बोलते रहोगे तो हमारी क्लास 10:30 से ज्यादा चली जाएगी, फिर तुम बोलोगे कि भाई हम थक गए, हमें जाने दो, हम हमारा नेट खत्म हो गया है, वो हो गया, ये हो गया। फिर मैम ने चलो भाई, सब बंद। बस अब पढ़ते हैं फटाफट से। एरोमेटिसिटी मीन्स बच्चे क्या, इसके लिए 4 बातें आपको देखनी है कि पहला तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड क्या प्लानर होना चाहिए। प्लानर आप कैसे पता लगाओगे कि वो प्लानर है या नहीं है, उसके जो कार्बन है ना उनकी कैसी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या नहीं ये बताने के लिए आपको बताया था कि 3 अगर उसके पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। थर्ड नंबर पे क्या, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। अरे भाई आशिका क्या पूछ रही है, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए पाई बॉन्ड आपस में, या फिर अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन में है, चार्ज और डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के गैप के बाद अगर हुआ मींस कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तो वो क्या शो करेंगे, ये एक नहीं है एरोमेटिक, ये भी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, साइक्लिक, प्लानर और कॉन्जुगेशन होना चाहिए पाई बॉन्ड का या फिर पाई बॉन्ड और चार्ज का, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या है, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए, हक्कल रूल। अब ये हक्कल रूल क्या है जरा ध्यान से सुनना, ये ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि आप रिंग देख के बता सकते हो साइक्लिक है। हाइब्रिडाइजेशन भी आप फटाफट देख लोगे कि डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, अगर साइकिल बना हुआ है तो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लानर है मॉलिक्यूल। ये भी बता दोगे कि कॉन्जुगेशन आपको दिख जाएगी सामने सामने। हक्कल रूल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के थ्रू देखो जरा। ये आपका बेंजीन है, इसमें 4n+2 इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर है, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 4n+2 के इक्वल होने चाहिए। ये देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिखूंगी 4n+2, ध्यान से सुनना, 4n+2 इज इक्वल टू 6। अब आप इसमें निकालोगे इसकी वैल्यू, 6 - 2 इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू आई 1। बच्चे अगर n, जब आप ये वैल्यू आप सब पुट करोगे, 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रखोगे, तो n की वैल्यू अगर आपकी 0 1 2 या फिर कुछ सो वन कुछ आ रही है, तो दैट मीन्स इट फॉलो हक्कल रूल, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सारी कंडीशन देखनी है, क्या क्या, साइक्लिक है प्लानर है कॉन्जुगेशन में है हक्कल रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। एक और एग्जांपल देख लो, उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कर पाओगे बाकी के इसके क्वेश्चन। ये एक आपका साइक्लोपेंटा डाइनाइल है, ठीक है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल है। अब ये देखो यहाँ पर अगर इसके कटायन नहीं लगा तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड का गैप है और फिर पाई बॉन्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास अगर यही इधर चार्ज लगा हुआ आता, पॉजिटिव चार्ज, अब कॉन्जुगेशन है कैसे, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड चार्ज, ठीक है ना। इस तरीके से कॉन्जुगेशन में मतलब एक सिंगल बॉन्ड गैप के साथ चीजें हो रही हैं, यानी कि कॉन्जुगेशन में ये है। अगर कॉन्जुगेशन में है, sp2 भी है सारे कार्बन इसके, प्लानर है, ये साइक्लिक है। अब फटाफट से इसका देखो कि ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। हक्कल रूल में क्या होता है बच्चे, 4n+2 इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ इसकी जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी काउंट होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे सिर्फ 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 4। आपने n की वैल्यू निकाली, 1/2 आएगी। n की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 1/2, जबकि n की वैल्यू होनी क्या चाहिए, 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इस तरीके से कुछ होनी चाहिए। ये गलत हो गया, ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करा। आप लिखोगे डू नॉट फॉलो हक्कल रूल, डू नॉट फॉलो हक्कल रूल, सो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। जो जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। सपोज आपके पास एक है यहाँ n लिखा हुआ है, ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, n ये लिखा है, क्या ये प्लानर है sp2 है, ठीक है, साइक्लिक है हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, हाँ,
आपको पता है 4n + 2 = कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। आप ये वाले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं काउंट कर रहे हो? ये वाले नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में, ये याद रख लो, ये आता है एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन में सिर्फ यही 3 है, तो इस = 6 लिखोगे। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपकी? 1। तो यानी कि ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लानर है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आ जाओ एक और कंपाउंड देख लो फटाफट से एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मैं माइक ऑन करके ले लूंगी आपके डाउट, ठीक है। 1, अब इसमें देखो, इसमें ये जहां नेगेटिव चार्ज है ना, मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये साइक्लिक है, प्लानर है। अब क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है? 4n + 2 = क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4, और ये वाले भी लेने हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, जो ऊपर से इलेक्ट्रॉन है ना अनशेयर्ड, ये 1 2, कितने हो गए? 6। एन की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? 1, यानी कि इट फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल फॉलो, तो ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। आपने देखा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल में अगर कटायन होता है तो वो हक्कल रूल फॉलो नहीं करता, अगर सिर्फ साइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है तो वो भी नहीं फॉलो करता, लेकिन साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनायन अगर होता है तो वो हक्कल रूल फॉलो करता है, क्योंकि और साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, तो ये एरोमेटिक होता है। क्लियर हुई बात नहीं सबको? कैसन बोलोगे अब, क्लियर हुआ या नहीं? भाई दिनेश को तो क्लियर हो गया। यस, क्लियर क्लियर क्लियर। यस मैम, मेरे को यस क्लियर मैम, नहीं हुआ। क्या क्लियर नहीं हुआ? Yes, ma'am. समझे? फटाफट फटाफट पूछो क्या। मैम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैम मैम, ये बहुत जो लेट हो आपने गया इलेक्ट्रॉन काउंट करे थे मैम, इसमें से इसको माइनस कर दिया क्या आपने? कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करिए, मैथमेटिक, कुछ नहीं। 4n + 2 = जितने ये पाई इलेक्ट्रॉन थे इक्वल टू उसके इक्वल रखा, जो ये ओके मैम। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करे थे उसके इक्वल रखा। उसके बाद मैथमेटिक लगाया, एन की वैल्यू निकाली, 2 को उधर भेजा, फिर 4 को डिवाइड किया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम सबको? मैम मैम 4n + 2 सभी में लेना है ये। हाँ, हक्कल रूल मींस 4n + 2 = नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, और जो भी ऊपर से ये नेगेटिव चार्ज कुछ है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, तो वो अगर आप उन सबको कैलकुलेट करके यहाँ पे = दिस, और फिर n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर n की वैल्यू 0 1 2 समथिंग आ रही है तो दैट मीन वो एरोमेटिक है। हाँ भाई पूछो, क्या पूछ रहे हो वानी? मैम मैम पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं? क्या कैसे निकालते हैं पाई बॉन्ड? अरे बेझिझक पूछो, क्या क्या कैसे निकालते हैं ये मैम, पाई बॉन्ड? ये पाई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बच्चे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं उसके? सिग्मा बॉन्ड कितने? अच्छा एक बात बताओ मुझे कि ये वाला मॉलिक्यूल प्लानर है? बोलो भाई, क्या ये प्लानर है? आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन, अरे नहीं बच्चों, इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इस वाले कार्बन की, सारे कार्बन वो नहीं थे sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 2, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp। एसपी। ये लीनियर बना रहा है, ये प्लानर नहीं है। लीनियर जो प्लानर होता है वो sp2। इधर देखो इस मैम वाले sp3 को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पे कितने, एक यहाँ एक H भी होता है, ठीक है ना, बेंजीन यही होता है ना, C6H6 कार्बन से। अब इसकी सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 ये है, 2 ये है, और एक हाइड्रोजन है, ये तो पाया है ये वाला। कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड, जहां 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? यस मैम। अब भाई Yes, बेस ma'am. सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी क्यों? जब क्या होंगे मैम? 3 से कम सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वो sp2 नहीं होगा। नहीं, वो कुछ और होगा। 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp। क्लियर? 3 सिग्मा sp2, ज्यादा इधर उधर मैम हाँ, और मैम जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे पाई आता है ना। हाँ वो पाई हो गया। जरा इधर देखो फटाफट से, अगर मैं एक ये एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है ना, फटाफट से इसको देख लो और याद भी रख लो अब हमेशा के लिए, ठीक है ना। 1 ये ऑक्टा टेट्राइन बनाया है मैंने। क्या बनाया है मैंने? ये ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है, ऑक्टा टेट्राइन बनाया है मैंने ये। इसमें बच्चे आप देखोगे ये सभी sp2 हैं, sp2 ही है। बोलो भाई, जब बेंजीन में होते हैं तो इसमें भी सब Yes, ma'am. sp2।
Yes, मैं ma'am. लिख दूंगी कि ये प्लानर है, लेकिन ये प्लानर नहीं होता, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ये एरोमेटिक? बोलो भाई, ये एरोमेटिक है? नॉट एरोमेटिक, मैम हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। क्योंकि ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। 4n+2 इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 2 5 इलेक्ट्रॉन, ये काउंट करोगे 1 2 मैम 8 जहां पे भी आपका 4n+2 इक्वल टू 8 आ जाएगा बच्चे, आप लिखोगे कि वो क्या है? एंटी एरोमेटिक। जहां पे भी आपका 4n+2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, आप लिखोगे एंटी एरोमेटिक। क्लियर हो गई बात? Yes, ma'am. मैम पर Yes, क्यों? ma'am. बस अभी के लिए इतना याद रख लो, अब जब क्लास होगी तब बताऊंगी उसके बारे में आगे, ठीक है? ओके मैम। एंटी एरोमेटिक होते हैं ये जो इनके आगे 4 और 8 अगर ये आ गया तो ये एरोमेटिक नहीं है, तो और ये इसलिए ये स्टेबल। मैम एरोमेटिक में 6 होते हैं ना? हाँ, एरोमेटिक में 6 नहीं होते हैं, कुछ भी n कुछ भी हो सकता है भाई। 4n+2 इज इक्वल टू कुछ भी होगा, 6 7 10 हो सकता है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 8 नहीं होगा। 4 और 8 नहीं होगा। n की वैल्यू अगर कुछ और आ रही है, अगर इसमें n की वैल्यू क्या आएगी? 2। अगर n की वैल्यू 0 1 0 1 2 3 अगर n की वैल्यू आ रही है तो क्या होगा? वो एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक नहीं है, इसलिए इसकी ये वाली स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होती, ये टब फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है? मुझे बनाना नहीं आएगा अभी टब फॉर्म इसका, ठीक है? मैंने देखा नहीं, इसका टब फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? टब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लानर नहीं होता, ये प्लानर नहीं रह जाता, बस ये एक्सेप्शन है, याद रख लो। दिस इज नॉट प्लानर, याद रहेगा? दिस इज नॉट जी मैम। प्लानर। यस मैम। ये भी प्लानर नहीं है। कौन? ये वाला, क्योंकि लीनियर है ये, 2 सिग्मा बॉन्ड थे। बात क्लियर है? Yes, sp2 ma'am. जहाँ पे होगी हाइब्रिडाइजेशन, मेरी तरफ से एरोमेटिक हो गया। क्लियर है भाई? बोलो मैम वो Yes, वाला ma'am. प्लेनर क्यों Yes, नहीं ma'am. है? क्या Yes, क्या ma'am. अरबाज वो जो भी लास्ट वाला आपने बताया था, क्या बताया था? साइक्लिक वाले में प्लेनर। प्लानर क्यों नहीं है? यस मैम। क्योंकि वो एरोमेटिक नहीं है, वो उसकी स्टेबल फॉर्म नहीं होती, वो टब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो sp2 प्लानर नहीं रहता। क्लियर है? अभी के लिए इतना याद रख लो, जब अभी क्लास होगी ना तब बताऊंगी अच्छे से, ठीक है? अभी जरा फर्स्ट नंबर पे बताओ जरा क्या ऑर्डर फॉलो होगा। तुम लोगों को मैंने सामने स्क्रीन पे पहले भी दे दिया था ये क्वेश्चन, तो जिन बच्चों ने सॉल्व किए हैं जरा बताओ फटाफट से। इसमें डी ऑप्शन बताया है तनु ने, और कोई बच्चे? आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन ठीक दिख रहा है? क्लियर है? जूम करूं? ज्यादा ही जूम हो गया। बस अब क्लियर है? बोलो अब जरा क्वेश्चन देखो। हाँ, जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ आ जाता है, क्या आ जाता है जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव? सबसे पहले तो आप क्या देखते हो कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। करवाया था ये बात। इन दोनों में कौन स्टेबल होता है? हाँ, तो इनमें सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड किसके हैं? फर्स्ट वाले के और थर्ड वाले के। दिख रहे हैं? Yes, ma'am. नंबर ऑफ फर्स्ट में ज्यादा है और थर्ड में ज्यादा है, तो पॉजिटिव, और अगर आप फर्स्ट वाले को देखोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जहां साथ साथ लगे हैं ना, मतलब वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ज्यादा Stable. स्टेबल। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ कोवलेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आप इस पे लगाओगे, क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला जो है इसका ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट किस में आ रहा है? ए ऑप्शन पे और बी में आ रहा है। उसके बाद आओ इसके जरा सेकंड वाला पार्ट देखो। इसके ऊपर क्या है बच्चे? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है ये? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बी वाला ऑप्शन ठीक होगा। क्या ऑप्शन ठीक होगा? मैम बी मैम वाला। बी वाला ठीक हो जाएगा मैम, यहाँ पे प्लस माइनस शो हो रहा है ना, क्योंकि एन के ऊपर कुछ नहीं है, तो मैम ये प्लस हो गया और उसके साथ वाला माइनस में है। ठीक है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू फोर्थ वाले के। क्यों? सेकंड वाले में बच्चे देखो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रो नेगेटिव नाइट्रोजन है उसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये वाला क्या हो गया? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है ना? पहले तो हमने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देखे, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में फर्स्ट और थर्ड में हमें चूज करना था कि कौन सा होगा। हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ हैं, और इधर वैसे भी नेगेटिव, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था जो इसे इसके कंपैरिजन में लीस्ट स्टेबल बना रहा था, तो ये थर्ड नंबर पे ये इसके बाद आया। उसके बाद सेकंड और फोर्थ में हम देखेंगे, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है।
फिर सेकंड और फोर्थ में हमने देखा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है और इधर वाले में कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव जहां पर कार्बन के ऊपर है तो वो क्या हो रहा होगा, ज्यादा स्टेबल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। जरा ये सेकंड बता दो, ये आपने पहले भी करा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर डी। अगर इसमें ये भी नहीं बता पा रहे हो नॉमेनक्लेचर, तो भाई तुम D। लोगों का हिला हुआ है पूरा डी। धाम। मैम डी होगा। डी। मैम ए। चलो भैया तुम लोगों के काम, मैं भी देखूं जरा क्या है इसका आंसर। 1 फिनाइल 1, देखो भाई नंबरिंग कैसे करोगे आप, यहाँ देखो 1 नंबर आप अल्कोहल को दोगे कि नहीं दोगे? मैम यस देंगे। मैम। 2 देखिए मैम ए है। होगा। 1 नंबर आपका अल्कोहल को मिलेगा, क्योंकि अब ये एज अ सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है इस पे। मेन चेन यस आपकी मैम यही है, मेन चेन जब आपकी ये ए है होगा। 3 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। क्लियर है बात? ए। यस मैम। यस यस। मैम। अरे Yes, तुम्हारे ma'am. एग्जाम में एक क्वेश्चन है, कैसा यस ऐसा ऐसा करके कुछ आया था, वो याद है? तुम भूल गए कि ऐसे ऐसे कुछ था? यस मैम आया था ये मैम आया था। क्वेश्चन या- नंबर आया था, मैम। 27। बिल्कुल, बस पिछली बार वाले क्वेश्चन पेपर भी जाके देख लो बिटली लिंक पे। क्लियर है? ओके मैम। ओके मैम मैम। उसमें से भी आ सकता है क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल रिपीट, मतलब सेम डिजिट चेंज हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। अगर तुमने वो क्वेश्चन पेपर कर लिए, तुम या तो देखो, तुम अगर डायरेक्ट फोटोन भी देना चाहते हो ना, दे सकते हो। तुम्हें क्या करना है, अपने पिछली बार वाले क्वेश्चन पेपर अपने आप ऐसे दो कि तुम पेपर दे रहे हो, फटाफट से करके देखो, तुम्हारा पेपर हो जाएगा अच्छे से। ऐसे मैम एग्जाम क्या दो। पता वही सेम क्वेश्चन दे दे उठा के। नहीं, सेम तो एग्जैक्ट नहीं होगा, कुछ तो चेंज होगा ही। अगर नहीं भी होगा कुछ चेंज, हाँ हो भी सकता है कि सेम हो, लेकिन आप वो चीजें सेम होगी। कॉन्सेप्ट जो अगर तुमने उसको सही से समझ लिया है तो वही हो रहा होगा उसमें भी। इधर देखो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 नंबर इसको दोगे, 2 अब की बार नंबरिंग करना मत भूल जाना। इस वाले कार्बन को डाइमिथाइल मत लिख देना। बात समझ में आई? हाँ जी ये मैम। लिखना डाइमिथाइल, क्योंकि ये भी पूरी चेन ऐसे बन रही है। ये 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 2 ओल। बोलो भाई, क्लियर है? 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 2 ओल। द्वारका वाले स्कूल का विवेक है यहाँ पे? मैम 2 के बाद इन बोला आपने? नहीं है, है? हाँ 2 इन दिख नहीं Okay, रहा ना, ma'am. खुद तो पता होना चाहिए भाई नाम। बोलो भाई, लिख के दिखाओ ठीक से। 2 इन 2 ओल। मैम Two. इन क्यों आया? दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना 2 पे। अच्छा मैम वो ग्रीन कलर से है ना इसलिए, कोई नहीं मैम। ठीक है, हाँ हाँ माफ करा मुझे, कोई बात नहीं है ना। ये दिख, लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। यस। नहीं, क्लियर है? बोलो भाई। हाँ अब दिख मैम रहा दिख है रहा ना? जरा देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। बच्चे अगर आपके पास कटायन होता है, कटायन अगर आपके पास है, आपको क्या पता है कि अगर आपके पास कटायन है कोई CH2 पॉजिटिव, अगर कोई कटायन है, आपने क्या देखना है कि ये अगर इसके पास कोई माइनस आई इफेक्ट वाला लगा है तो वो इसको क्या बनाएगा? स्टेबल। स्टेबल। अनस्टेबल। Cation is directly Unstable. proportional to plus I'm I and unstable. inversely proportional to minus I. Anion is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I. याद रहेगा? हाँ जी Yes, मैम। अगर ये Yes. अनायन होता तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज वाला होता तो वो ज्यादा स्टेबल होता जाता, लेकिन यही अगर ये कटायन है तो बच्चे इसमें देखो जरा, आपको अगर आपको ये दिख रहे हैं, इसका सेकंड में क्या लगा हुआ है, इसके सेकंड पार्ट में इसकी क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा है, यानी कि क्या है इसके पास बेंजीन रिंग ही है, CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पर OCH3 लगा है। उसके अगले पार्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NO2 लगा हुआ है और ये CH2 पॉजिटिव है। फिर क्या लगा हुआ है आपका, NO2 के बाद एक लगा हुआ है, यही C6H5 ही है, CH2 पॉजिटिव कटायन है, लेकिन अब की बार यहाँ पे लगा हुआ है क्या, CH3 और ये है सिर्फ एक बेंजीन रिंग और ये CH2। आपको इसमें इसका ऑर्डर बताना है कार्बो कटायन का।
बच्चे मैंने भी बताया कि अगर कटायन है तो उसको चाहिए कि उसके पास कोई आए और दे उसे। तो कौन सबसे ज्यादा दे रहा है इसको? OCH3। यस मैम। OCH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है। OCH3 प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3। क्लियर है ये बात? यस मैम। आप प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का यही यूज है, तभी कहा था, वो याद रखना है आपको। OCH3 प्लस आई इफेक्ट ज्यादा देगा, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर है CH3 के कंपेयर में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? सेकेंड वाला। क्लियर? उसके बाद आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि इससे कोई ले तो नहीं रहा ना, एटलीस्ट इससे कोई ले तो नहीं रहा। ओ सॉरी, फर्स्ट वाला नहीं, अभी तो CH3 भी बचा है। फोर्थ वाला, सेकंड के बाद कौन सा आएगा? फोर्थ वाला, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इस कार्बोकटायन को दे रहा है। उसके बाद कौन सा आया? फर्स्ट वाला, क्योंकि उससे कोई नहीं ले रहा था। लेकिन थर्ड वाले में NO2 इससे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बात समझ में आई? यस और नो? यस यस Yes, मैम। ma'am. इससे कैसे ले रहा है क्या बच्चे? मैम? NO2 इससे कैसे ले रहा है इलेक्ट्रॉन? माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है भाई, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो माइनस आई इफेक्ट है। क्लियर है? याद मैम, करने का अलावा मैम, कोई NA2 नहीं, जिससे withdrawing group होता है ना? किसके पास प्लस आई इफेक्ट है, किसके पास माइनस आई। बच्चे जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन, एक तो CH3 का याद रख लो, लेकिन जहां भी आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिख गए ना ऑक्सीजन पे होते हैं, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। क्लियर है बात? एक CH3 का याद रख लो, ये भी प्लस आई करता है, लेकिन जहां पे भी NH2 आ गया और या फिर वो आ गया O नेगेटिव आ गया, NH2 नेगेटिव आ गया, मतलब इसके बाद CO नेगेटिव आ गया, मतलब ये कैसा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई। माइनस आई। प्लस आई, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है। आप अपनी जो आपको ऑर्डर लिखवाया था ना, उसको याद, उसको देखना एक बार खोल के। याद है? पिपिट है प्रेजेंटेशन, वो वाले नोट्स हैं वो वाले आपके पास? यस मैम। तो वहां पे देखना आपको जाके कि वो फॉलो करता है प्लस आई इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट कौन सा है। क्लियर है? बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हम आगे क्वेश्चन पे बढ़। अरे भाई आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा पीछे आ गए थे। जरा ये 9:30 अभी बज रहे हैं, अभी 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हम मैम लोग। जूम करो। अरे इस लड़की को टाइम की कितनी टेंशन हो रही है। जरा देख लो द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 11 बजे तक बैठ जाएंगे, जाना मत बस। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन एटम नोटेड 1 and 2। 1 पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। sp3। अरे रब्बा, मैम मैम sp2। sp2 sp2 मैम मैम, कहाँ पे sp2। ये सी और ट्रिपल बॉन्ड बोला ना आपने? तो 5 बॉन्ड है मैम, कार्बन रो sp है मैम। sp होगी एक बार मैम। बिल्कुल बॉन्ड है। म्यूट हो जाओ सब। अब फटाफट से हम क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्लासेस में क्या होता है, क्वेश्चन होते रहते हैं ना। हाँ जी। बच्चे ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्यों? क्योंकि ये आप इसके C ट्रिपल बॉन्ड N दिख रहा है पेन, और ये यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ लगा एक और ये 3 है इधर। तो इसके अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे 1 ये 2 ये 2 ही तो सिग्मा बॉन्ड है इसमें। जब 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp। क्लियर? C पे sp है, B पर sp है, और अब दोनों में से कोई एक हो सकता है। सेकंड वाला कार्बन देखो, सेकंड वाले कार्बन को लिखोगे तो इसके पास C एक तो H है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड यहाँ पर है। तो टोटल कितने इसके पास सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज B। बात क्लियर हुई? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। माइनस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम इन। माइनस आई इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा है, ये बताना है। अब नहीं खोलूंगी भाई मैं क्लास में, पूछना बैक करके पूछ लेना। माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है बच्चे? आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, NO2 है, OCH3। आपको पता है OCH3 तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये तो बाहर है। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमने किया था, सबसे ज्यादा N मिथाइल 3+ था, ये 3+ ये वाला था, फिर NH3+ था, उसके बाद आपका NO2 आता था,
फिर कहीं जाके क्लोरीन, ब्रोमीन और ये सब चीजें आती थी NO2। तो इसमें अगर मैं देखूं इन चार में तो NO2 जो है वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्लियर? आप कैसे बताओगे क्लियर है नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको बताना है इसमें कि फ्री रेडिकल बताओ भाई, इसमें कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। अगर बच्चा स्टेबिलिटी चेक करते हो तो उसका ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले तो आप देखोगे कि वो एरोमेटिक बन रहा है। अगर एरोमेटिक कोई हो रहा होगा कंपाउंड तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखोगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसके जितने ज्यादा बन रहे होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। थर्ड नंबर पे देखोगे क्रॉस रेजोनेंस बन रहा होगा, कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मींस वही रेजोनेंस, मतलब कि कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रही होगी, जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा वो क्या हो रहा होगा, स्टेबल बन रहा होगा। ठीक है। और उसके बाद फ्री रेडिकल का ये वाला ऑर्डर तो पता ही है आपको कौन सा। फिर उसके बाद देखोगे उसका हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में देखोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट। अभी देखो ये एक एक करके आएंगे, बस ये ऑर्डर याद रखना कि कैसे चेक करते हैं किसी की भी स्टेबिलिटी। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाले में कुछ है नहीं बन रहा, लेकिन आप सेकंड वाले में देख रहे हो ये फ्री रेडिकल है। अगर आपको ठीक से ये दिख रहा होगा, यहाँ एक फ्री रेडिकल है ये वाला। ठीक है, ये क्या है, एक फ्री रेडिकल है बच्चे। और ये फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, ये पूरी रिंग के साथ। ये यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये जो फ्री रेडिकल है ये सिंगल बॉन्ड के गैप के साथ है कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल आ रहा है अभी तक के हिसाब से। नेक्स्ट आओ जरा, नेक्स्ट क्या है इसमें। अरे भाई मैं तो खो गई बच्चे। नेक्स्ट है आपका क्या, इसका सेकंड नंबर पे वाला ज्यादा स्टेबल आया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आओ, थर्ड पे आप क्या देख रहे हो कि ये टर्शरी। ये कैसा फ्री रेडिकल बना, टर्शरी। एक इसके इस तरफ है CH3, एक इस तरफ है CH3, यहाँ बीच में फ्री रेडिकल जो कि टर्शरी फ्री रेडिकल है, CH3 CH3 CH3। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे आप देख रहे हो कि कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन मींस यही कि इस तरफ से भी कॉन्जुगेशन है इसके, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दोनों तरफ से है। तो यानी कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा तो सेकंड वाला, क्योंकि इसकी अगर मैं रेजोनेंस बनाऊंगी, मतलब इसकी वो देखूंगी, कॉन्जुगेशन देखूंगी, तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन सेकंड वाले की है। सेकंड वाला ऑप्शन मेरे कहां पर ज्यादा है, ए में है और डी में है। अब आप देखोगे कि फिर आपने देखा कि फोर्थ नंबर वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से भी इसकी कॉन्जुगेशन हो रही है और इस तरफ से भी, क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसे। तो फोर्थ ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद देन फर्स्ट एंड फिर थर्ड। फर्स्ट वाला क्यों स्टेबल है जरा देखो, फर्स्ट वाले में कैसा कार्बोकैटायन बन रहा है बच्चे, टर्शरी बन रहा है, वहां पे भी आप देखोगे। फर्स्ट वाले में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है बच्चे, टर्शरी। इसके इस तरफ भी मिथाइल है, इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH इस तरीके से है, ये CH3 यहाँ बीच में कार्बन फ्री रेडिकल और उसके बाद ये CH2। क्लियर? अब इसकी जरा फ्री रेडिकल में हमने एक बात की थी, मैंने बोला था इसकी आप वो देखोगे वानी, मैंने बात की थी कि फ्री रेडिकल जब आप काउंट करोगे, फ्री रेडिकल देखोगे बच्चे, तो आप देखोगे कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। हमने देखा था ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन थे। ठीक है, ऐसे ही जब आप इन दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को देखोगे, अल्फा हाइड्रोजन इसके कितने हैं, CH2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ CH2 कितने हाइड्रोजन, 3 3 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस वाले में भी कितने आ रहे हैं आपके, CH3 CH3 CH2 3 3 6 और 7 8। भाई अल्फा हाइड्रोजन निकालने आते हैं सबको, बोलो भाई। आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों करेक्ट आ रहा है बच्चे, क्योंकि इसमें सेकंड वाला क्या है, स्टेबल, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्थ। फिर फोर्थ नंबर पे ज्यादा रेजोनेंस बन रहा है। उसके बाद आप फ्री रेडिकल में कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा है आपको। अब आप क्या देख रहे हो कि मिथाइल ग्रुप उसके आसपास कितने लगे हैं, वो उसको कितना ज्यादा क्या बना रहे हैं, स्टेबल। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू थर्ड, क्योंकि इसमें फिनाइल रिंग लगी है जो कि क्या कर रही है, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन का माइनस आई इफेक्ट क्या दिखा रही है यहाँ पे, ये
माइनस आई इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर बताया था, सबसे पहले आप देखोगे क्या कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं, एरोमेटिक बन रहा है या नहीं, उसके बाद वो क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखाए, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन कैलकुलेट करोगे, आप फिर देखोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट किसमें है, तो वो लीस्ट स्टेबल हो गया जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में थी, ठीक है ना, दोनों में सेम आ रहे थे, 8 अल्फा हाइड्रोजन 8 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद आपने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट फिनाइल ग्रुप एज अ माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करता है ये? माइनस आई। तो ये इसको क्या बना रहा है फ्री रेडिकल को और ज्यादा लीस्ट स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग। चलो भाई अब मैं तुम लोगों को एक काम करते हैं, मेरे पास और भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है वो करवाती हूँ। ये अगर नहीं छूट गए बाय चांस तो आप क्या करना है, इनको देख लेना। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है बात? यस मैम। हाँ, एंड में हम करेंगे, ma'am. लेकिन मेरे पास Yes, कुछ ma'am. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, वो देखते हैं पहले। इधर देखो, अगर आपके पास कार्बोकटायन का ऑर्डर आ गया आपके पास कि कार्बोकटायन का आप ऑर्डर बताओ, यहाँ बच्चे आप देखो 3 फिनाइल ग्लिसरॉल है, कार्बोकटायन है। बोलो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने बैठोगे तो इसके बहुत सारे बनेंगे। पहले बेंजीन रिंग में इस तरफ चार्ज घूमेगा, फिर इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ। तो सबसे इन 3 में से ट्राइफिनाइल मीथेन बोलते हैं इसे। मीथेन मतलब एक कार्बन, तीनों और 3 फिनाइल रिंग है। ट्राइफिनाइल मीथेन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल, उसके बाद डाइफिनाइल मीथेन, उसके बाद 1 फिनाइल मीथेन कह लो, ठीक है, ये वाला होगा। इसे बेंजाइल भी बोलते हैं, बेंजाइल कटायन। उसके बाद आप देखोगे ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, टर्शरी कार्बोकटायन स्टेबल होता है, ठीक है, नहीं टर्शरी ये वाला जो है लेस स्टेबल है इससे, टर्शरी कार्बोकटायन से। हमने याद किया था ना, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, मैंने सिर्फ यही बताए थे। लेकिन अब आपको एक चीज और जोड़ के देखनी है, क्या कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा बन रहे हैं। जब आप सेकेंडरी और प्राइमरी की बात करोगे तो टर्शरी तो आपका ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद आपका ये बेंजीन रिंग वाला ये आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं इस वाले। फिर उसके बाद ये इसके अप्रॉक्स इक्वल। क्यों? क्योंकि इसमें देखोगे कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है यहाँ पर। बोलो भाई, यस मैम। कॉन्जुगेशन है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये ऑर्डर आपको याद रखना है कार्बोकटायन के लिए भी। कार्बो, अब ये वाला ऑर्डर बता दो जरा मुझे, इसका क्या होगा? आपने पलार वाला बनाया था, इस पहले वाला और बाद वाला तो सेम ही ड्राइंग थी क्या थे, किसमें? मैम। इसमें ट्रिपल आर से पहले और बाद वाला तो सेम ही डायग्राम है, बस उसमें ऊपर CH2 लिखा है। ये वाला और ये वाला, मतलब कि देखो ये तो अगर इन 3 का कंपेयर आ गया तो है, ये इन 3 का कंपेयर आ गया तो है ये ऑर्डर। अगर इन सब में से कोई आ गया तो ऑर्डर ये है। क्लियर है? यस 1 और ये 2। हाँ, यस मैम। अब कार्बोनायन में देखो क्या होता है। अच्छा पहले इसका आंसर बताओ कौन सा हुआ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इन चारों में देखोगे कि ये वाला जो है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ज्यादा कॉन्जुगेशन है, यहाँ क्या हो रहा है, ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी। यहाँ घुमा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इस तरीके से पूरी रिंग में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला, ठीक है, ए इसका ऑप्शन है। पहले फर्स्ट और फिर सेकंड में भी देखो दो स्ट्रक्चर बनेंगी रेजोनेंस की, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है तो फिर सेकंड। उसके बाद थर्ड और फोर्थ में आप कंपेयर करोगे तो थर्ड वाला सेकेंडरी कार्बोकटायन है तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू फोर्थ। क्लियर है बात? सबसे पहले आप रेजोनेंट देखोगे, जहां पे आपकी कॉन्जुगेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब यही बात आ जाओ, अगर अनायन लगा हुआ है आपके पास तब क्या? अगर यहाँ पे एक अनायन है, अनायन CH2 जितने फिनाइल ग्रुप में अनायन अगर लगा रहेगा, जैसे कि ट्राइफिनाइल अनायन, अगर ये बेंजीन रिंग है तीनों तरफ से, तो ये ज्यादा स्टेबल है, सेम ऐसे ही जैसे वो था आपका। ये ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू C6H5 जब 2 ही लगे हुए हैं, और जब ये C6H5 वही सेम रीजन, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कॉन्जुगेशन नहीं देखते, हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो ज्यादा बनेंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल है फिनाइल वाला। क्लियर है? बाकी ये ऑर्डर तो सबको याद होगा, मैंने बहुत बार करवाया है कि मिथाइल अनायन जो है ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कौन होता है? प्राइमरी वाला, उसके बाद सेकेंडरी वाला। बोलो भाई, हुई है ना बात? ये अनायन में ठीक कटायन का उल्टा होता है,
CH3 और उसके बाद फिर आपका टर्शरी वाला। क्लियर है बात? बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर? इसमें ऑर्डर देख लो, फिनाइल ज्यादा, उसके बाद ये कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, तो ये वाला उसके बाद है, उसके बाद आपका ये sp हाइब्रिडाइजेशन है ये, एंड देन ये वाला sp2 वाला। ये क्यों ज्यादा इसका क्यों है माइनस आई इफेक्ट? जैसे कि आपको पता है माइनस चार्ज है तो उसको चाहिए कि कोई उससे ले जाए, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है ना ये वाला ग्रुप। याद है बताया था कि sp जो होता है माइनस आई ज्यादा शो करता है एज कंपेयर टू sp2 और sp3, क्योंकि इसमें 50% एस करेक्टर है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। तो जब आपके पास ये और इसमें दोनों में कंपेयर हुआ तो ये जो अल्काइन है वो ज्यादा स्टेबल है, अल्काइन का अनायन एज कंपेयर टू एल्कीन का अनायन। उसके बाद सेम ऑर्डर वो वाला इस प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। अनायन के लिए ऑर्डर याद रखना, यहाँ पे ये चीजें तो सेम है कटायन की तरह, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ही बन रहा है, वहाँ कटायन में भी बनता है। यहाँ जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल, लेकिन यहाँ चीजें उल्टी हो जाती है। क्लियर है बात? उड़ गया Yes. यस क्लियर है। ये ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इसके लिए अभी जो वो है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर आपको कैलकुलेट करने हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, कैलकुलेट कर लोगे सिग्मा और पाई बॉन्ड बोलोगे? अगर आपके पास एक रिंग है ये, इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं बता सकता है कोई मुझे? सिग्मा के लिए जरा ये हाइड्रोजन भी इनके देख लेना जरा, फटाफट से जल्दी से कोई कैलकुलेट करो, अपने आप बना के देखो फिर कैलकुलेट करो। या फिर पाई बॉन्ड तो साफ साफ दिख रहे हैं, 7 है पाई बॉन्ड, 7 है। 4 5 6 7। सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं मैम हाँ? 27 मैम सिग्मा बॉन्ड है। एक बार मैम यू बता दो पाई बॉन्ड कहाँ पर है? कहाँ पर है पाई बॉन्ड? अरे ये रे ये अच्छा, उसमें देखो लगे हुए नहीं थे, आपको स्ट्रक्चर पता होगा, उसमें गोल बना हुआ था ऐसे, आपको पता होना चाहिए गोल मतलब क्या, कि सब कॉन्जुगेशन में एक पाई बॉन्ड, फिर एक सिंगल, फिर एक पाई, फिर एक सिंगल, फिर एक पाई, फिर यहाँ एक सिंगल, फिर एक पाई, फिर सिंगल, फिर एक सिंगल आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक सिंगल यहाँ, फिर एक डबल, सॉरी, फिर एक सिंगल, और उसके बाद एक लास्ट का छूट गया मैम 25। मैम सिग्मा बॉन्ड 25 है। 27 है मैम। एक सिंगल, और उसके बाद 27 पहले तो आप, अगर आपके स्ट्रक्चर में गोल बना हुआ आएगा तो आपको कैसे बनाना है याद रखना। हाँ, अगर बेंजीन रिंग सिग्मा 25। इधर बताओ जरा कितने सिग्मा बॉन्ड है, ओ पाई बॉन्ड है, दिख रहे हैं आपको? मैम 5 पाई बॉन्ड है। आपको अगर सिर्फ ये ऐसे बने हुए नहीं आएंगे, खिचड़ी बनी हुई नहीं दिखेगी वहां पे कि अच्छा साफ साफ बने हैं, ऐसे गोला बना होगा। आपको पता होना चाहिए गोले का मतलब क्या है, कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, एक सिंगल फिर एक डबल, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, ऐसे जब इधर को भी गए तो एक सिंगल एक डबल। क्लियर हुई बात? मैम एक बार ये बता दो, क्या बताऊं? क्या क्या इसमें पाई बॉन्ड कैसे काउंट कर रहे हैं आप? पाई बॉन्ड पहले बोलो बनाए कैसे, काउंट क्या, काउंट तो जो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं वो है ही, बनाए कैसे, है ना, यही पूछना चाह रहे हो? यस मैम। आपके पास बच्चे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर आया, अब आपको बना, इसको एंथ्रासीन बोलते हैं, अगर याद रहे तो देख लो, एंथ्रासीन बोलते हैं इसे, शायद से एंथ्रासीन बोलते हैं, एंथ्रासीन ये वाला था, ये वाला, ठीक है। अब आपके पास जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आप पाई बॉन्ड गोला लगा रहेगा बीच में, अगर तो आपको पाई बॉन्ड कैसे बनाने हैं, पाई बॉन्ड मींस कॉन्जुगेशन में है, कैसे बनाओगे, दूसरे पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, एक आपने बनाया डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ दोगे, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड को छोड़ा, एक डबल बॉन्ड। क्लियर हुई बात? इस रिंग में कंप्लीट हो गए। अब ये वाला जो सिंगल, हाँ, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ना बच्चे, ये इस वाली बेंजीन के साथ भी है, तो अब एक सिंगल, ये डबल, फिर एक सिंगल, फिर यहाँ डबल, एक सिंगल, फिर यहाँ डबल, देखो एक सिंगल, फिर अपने आप डबल आ गया। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, इस वाली रिंग के साथ भी है। अब एक पाई बॉन्ड मतलब बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। क्लियर हुई बात? यस मैम। अपने आप Yes, ma'am. ये जो है कॉन्जुगेशन में आ गए। क्लास में क्या करवाया था इसके से पहले? क्या करवाया था? सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद कैलकुलेट करो, मेरे ख्याल से तो 24 आ रहे हैं, जरा काउंट करो फटाफट से कितने। 26 है मैम।
26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पहले 14 आपने कार्बन वाले काउंट कर लिए, अब जरा हाइड्रोजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे तो भाई वही 24 ही आए, तुम्हारे कहाँ से आ गए? मैम एक काउंट नहीं किया हमने। यस मैम, मतलब कि 25 होंगे, 25 Yes, कैसे हो ma'am. जाएंगे? अरे Ma'am, क्या है? मैम इस सेंटर वाले काउंट नहीं करने? सेंटर वाले तो बच्चे पाई बॉन्ड है ना। अच्छा हाँ ये रे 25 और 26 क्लियर हुई बात? बोलो Yes, भाई ma'am. ये वाला Yes, ma'am. ये Yes, वाला ma'am. ये नहीं काउंट किया था। यस ये वाला तो सिग्मा है ना, उसके साथ वाला पाया है। क्लियर हुई बात? 26 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 26 और पाई बॉन्ड है आपके 7। क्लियर? द एरोमेटिक कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, होप सो अब तुम 10th बता सकते होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड इसमें कौन है। जल्दी से फर्स्ट बताओ। वाला। और बाकी लोग हैं नहीं है उसमें? थोड़ा जूम करो, जूम करो। स्ट्रक्चर्स बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। क्लियर? मैम बोलो बी। भाई, इससे भी ज्यादा जूम करना है। बी। मैम बी। मैम बी नाम में डबल सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं। कॉन्जुगेशन नहीं में है ना, होगा। कॉन्जुगेशन में है वो। मैम सही होगा। क्या टाइम है वो? नहीं, डबल सिग्मा बॉन्ड एक साथ कॉन्जुगेशन कैसे हो सकता है? अरे मेरे भाई बहनों, अभी तो करवाया, तुम अभी नहीं कर पा रहे। ए तो मैंने बताया भी था, बाकी ये कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा। यहाँ अगर चार्ज हो जाता ना प्लस या माइनस तो ये कॉन्जुगेशन में हो जाता, तो इसको कह देती कि हाँ ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, 20 ले गलत हो गया। सी में भी कॉन्जुगेशन नहीं है, बोलो प्लस माइनस दिख रहा है कहीं? यहाँ डी में कॉन्जुगेशन तो है लेकिन ये हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर हुई बात? नॉट फॉलो हक्कल रूल। बोलो मैम पहली बार बोले तो सही बोलना चाहिए ना। क्या बोलना चाहिए पहली बारी में? मैंने पहली बार ये बोला तो आपने बोला कोई और है तो मुझे। अरे नहीं भाई, क्या क्या कोई कुछ बोल रहा है? एक मिनट, अब मुझे कुछ देखने दो। क्या आवाज नहीं आ रही बच्चे? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मिस और ट्रांस याद है? भूल गई? बताओ क्या बताऊं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके? मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब किसी का भी एक बार मुझे बनाकर दिखा दीजिए, कैसे मतलब बनाते समझा दीजिए। लास्ट में क्लियर है? मैं ये बहुत बार मतलब हाथ से बना बना के तुम्हें दिखाया है, ऐसे हाथ से कैमरा ऑन कर करके मुझे दिखाओ, ऐसे ऐसे करके मैंने पढ़ाया है इस वाले को 2 लेक्चर में। तो अभी 11 क्वेश्चन क्या बोला है? 11 के क्वेश्चन सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। अगर करना है तो देखो, नहीं तो फिर छोड़ दो। जरा अगर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसमें क्या हो रहा है बच्चे। C2 का हाइड्रोजन जो है ना, C2 का हाइड्रोजन ध्यान से देखो, CH3C, ये जो C2 पे जो हाइड्रोजन लगा है ये C3 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये पूछ रहा है कौन जो है वो रीअरेंज होगा। रीअरेंजमेंट शिफ्ट कौन होगा? C2 का हाइड्रोजन C3 पे अगर शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। अब देखो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, या जब C2 ने अपने C3 को हाइड्रोजन दे दिया तो सारी चीजें सेट है। वो नहीं देगा, वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ लगा है। ऑक्सीजन के पास तो ऑलरेडी लोन पेयर है ना यहाँ पे, तो इसने क्या किया, इसके साथ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना लिया। क्लियर हुई बात? मतलब ये करा, और जिसकी वजह से सबके पास ना समझ में आ रहा हो तो ज्यादा दिमाग ना लगाओ ज्यादा। और IUPAC थर्ड वाला बताओ फटाफट से। थर्ड 12 क्वेश्चन। अगर तुम ये नहीं बता पाए ऑप्शन लिखो। उज्जवल बहुत इतना पिटाई हो जाएगी ना अभी। जरा स्ट्रक्चर बना भी लो, ऐसे ही एग्जाम देते हो ना तुम, हवा में उड़ उड़ के फटाफट से लगाया, देखा हाँ ठीक है यही होगा। जरा स्ट्रक्चर तो बना लो। CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है। बताओ डाइमिथाइल कहाँ से आ गए? क्लियर हो रहा है? यहाँ कंपाउंड दिख रहा है मेरा वाला बना हुआ? यस मैम क्लियर हो रहा है। अब बताओ जल्दी से। 3 मतलब बी वाला 3 मिथाइल ब्यूट-1-ईन। क्लियर है? 1 ब्यूटीन। क्लियर है भाई? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे एग्जाम में भी मत कर देना, खोल के देख लेना स्ट्रक्चर को क्या है करके।
नहीं, कभी कभी हो ना जाता ना, है। तुम्हारा हमेशा ही होता है। जरा 13 बताओ मुझे कि कौन सा वाला इसमें ज्यादा स्टेबल है। क्या लिखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। आपने देखना है कॉन्जुगेशन है, यहाँ देखो नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस बना रहा है। डबल सिंगल फिर चार्ज, रेजोनेंस बना रहा है। सी पे आओ, डबल सिंगल नहीं बना रहा है। बना रहा है, डबल सिंगल फिर चार्ज, फिर सिंगल फिर डबल, नहीं बना बना तो रहा रहा है नहीं है। सी। डी वाला नहीं बना रहा है। डी नहीं बना रहा। डी में क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ देखो डबल है, डी सिंगल है। डी हाँ, यस मैम, डी। डी नहीं बना रहा, डी इसका वो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसने पूछा है इनमें से कौन सा रेजोनेंस नहीं बना रहा। ये तो बात- एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो बोलो। मैम अगर इसमें 2 से ज्यादा करेक्ट आंसर होते तो? 2 से ज्यादा करेक्ट आंसर पे लगाते हैं और क्या। नहीं मतलब मुझे डी के साथ भी लगाते लग रहा था। क्या लग रहा था आपको, रेजोनेटिंग? बी नहीं लग रहा था डी के साथ बी लग रहा था। कि बी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा होगा। अरे बी बहुत कॉमन बना रहा है वो। हाँ, आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव को सिर्फ इस पाई बॉन्ड के साथ नहीं देख रहे आप, ये भी तो है साथ में एक डबल सिंगल फिर नेगेटिव। क्लियर है बात? एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा, पेपर में मेंशन होगा। आप लड़ने मत बैठो एग्जामिनर से कि नहीं जी हम तो 2 लगाएंगे। आवाज नहीं आ रही यार शिवानी, शिवानी होगी जरूरी है। मैम वही है। हाँ जूम करिए पेपर आप। हाँ, जरा अब ये बताओ, अब ये मत सोच लेना भाई, फिर बता रही हूँ कि यही पेपर है, पेपर में ये ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि इस टाइप का पेपर है। क्लियर है बात? इसमें बताना है कि कौन सा कार्बोकटायन जो बनेगा इस आयोडो कंपाउंड में वो ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा कार्बोकटायन जो है आयोडो में, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इन तीनों का। बच्चे यहाँ से जब आई नेगेटिव निकल जाएगा ना, आई नेगेटिव निकल जाएगा, तो इस कंपाउंड के पास क्या बच जाएगा, प्लस पॉजिटिव। ऐसे ही जब आपके पास ये निकल जाएगा, यहाँ पर आई नेगेटिव निकल जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ ये एक प्लस। उसके बाद इधर से भी जब आई नेगेटिव निकल गया तो क्या रह गया आपके पास, एक पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है इसके साथ एक यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है। अब तुम इसमें क्या देखोगे, अगर इसमें से कोई एरोमेटिक बन रहा होता तो आप उसको ज्यादा स्टेबल कहते, पर लेकिन यहाँ कोई एरोमेटिक नहीं है। ये वाला कंपाउंड देखो, ये क्या है आपका, थर्ड वाला कार्बोकटायन बच्चे कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर चार्ज, कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, तो सबसे Yes, ज्यादा ma'am. स्टेबल हो गया बी थर्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया कार्बोकटायन इसमें, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेना भाई ध्यान से, क्यों? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, किसमें सबसे ज्यादा रेट से, मतलब जल्दी से जो है कार्बोकटायन बनेगा, जो कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा, है ना, वो सबसे जल्दी बनेगा, तो बी ही ठीक है इसका थर्ड। हाँ, अब आप कहोगे कि मैम सेकंड में भी तो यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा था, आपने ये क्यों नहीं करा, बोलो भाई। मैम मैं भी वही पूछने वाला था। हाँ मुझे पता था। अब देखो यहाँ पे जो ये बनता है ना ये कंपाउंड, मैंने बताया था हक्कल रूल अगर तुम इसका लगाओगे 4n + 2 = 4, ये एंटी एरोमेटिक है। जब भी आपके पास एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कुछ बन रहा होगा कॉन्जुगेशन में होने के बावजूद भी, तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाता है। क्लियर है? जैसे हमारा टेट्रा ऑक्टा टेट्राइनी में हुआ था, बताया था ना मैंने कि वो ऑक्टा टेट्राइनी जो था वो क्या था, एरोमेटिक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक था, उसमें 4n + 2 = क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। ठीक है, तो वो लीस्ट स्टेबल था और प्लानर भी नहीं था, वहां तो ये बात थी। लेकिन यहाँ ये याद रखो, ये वाला जो कंपाउंड कार्बोकटायन जब बना तो ये एंटी एरोमेटिक है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा कम स्टेबल है। और वैसे भी जब आपको ये 3 ऑप्शन दिख गए, इन तीनों में तुम्हें पता चल गया है कि थर्ड ज्यादा स्टेबल है, तो बाकी ऑप्शंस ना देखा करो, एग्जाम में भी इसी तरीके से किया करो, मतलब देख लिया करो एक नजर, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब पता चल गया थर्ड है स्टेबल, आपको तीनों में दिख रहा है कि थर्ड ही स्टेबल होता है, तो ऑप्शन में देखा कि थर्ड ही एक वाला ही ऑप्शन है जिसने थर्ड में ज्यादा क्लिक किया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। मैम शिवानी ने कमेंट किया है, प्लीज देख लीजिए, उनकी वॉइस नहीं आ रही। मैम बी। मैम ए। हाँ भाई तुम्हें मिलेंगे ये क्वेश्चन, बिल्कुल मिलेंगे।
तुम कहो तो क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगी, तब भी तुम नंबर नहीं लाओगे। जरा बताओ फटाफट से। बी। नहीं ले आओगे इस बार, ठीक है ना? लाओगे ना भाई इस बार नंबर? इस बार पेपर बड़े सोच समझ के करना। ऐसा मेरे को पता है तुम लोग पेपर पता है कैसे करते होंगे कि ठीक है कर लिया, जो क्वेश्चन टिक हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो उन्हें सॉल्व करके नहीं देखते होंगे। यस। इस बार लग के 3 घंटे बैठना है कि हमें पेपर देना है, ये समझ के कि तुम्हारा सीबीएसई वाला बोर्ड ही हो रहा है। मैम आप इतना कैसे सोच लेती हैं हमारे बारे में? अरे बच्चे, मैं भी तो वहां से आई हूँ ना, मैं भी तो स्टेज से निकल कर आई हूँ। ऐसे ही बिल्कुल होता है ऐसा ही करते हैं हम, जैसा कि आपने बोला। देखा नहीं, छोड़ा, तुक्का मार दिया, छोड़ दिया। तुक्का तो बिल्कुल मत मारा करो, गलत हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग और हो जाती है, माइनस में नंबर आते हैं तुम बच्चों के। इतनी शर्म आती है मेरे को जब वहां तुम लोगों का रिजल्ट खोल के बैठते हैं। कौन पढ़ाता है इन बच्चों को? लता मैम पढ़ाती है। माइनस में तो नहीं आया कभी। मैम बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नंबर होगा। काउंटिंग करोगे इस वाले कार्बन से करोगे ना? 1 2 Yes, ma'am, 3 A. 4 5 6 7 8 9 2 4 पे तब क्या A है? होगा। इथाइल। 4 पे क्या है बच्चे आपका? अरे बाप रे, बड़ा भयंकर नाम है। 4 पर क्या है इसके? प्रोप मिथाइल प्रोपर। 1 methyl तो- propyl. 1 2 3 हाँ भाई कौन से? ये होगा 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपाइल। 4 पे क्या लगा हुआ है आपके? हाँ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर होगी बात भाई? 1 मिथाइल Yes, ma'am. आपका ए पे, इस पे 4 पे, और चलो वेरी गुड भाई इसके लिए। अरे मैंने मैम प्रायोरिटी नहीं दी थी। arrange the following compound in order to decreasing acidity. एसिडिटी का ऑर्डर बताना है आपको, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा जो एसिड है, जब आपका ये OH जब बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या बनेगा? O नेगेटिव बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे? O नेगेटिव। O अनायन है। अगर ये अनायन है तो इसको कौन, ये क्या चाहेगा कि इसके पास से कोई आए और लेके जाए? NO2 लगा होगा तो भाई NO2 क्या कर रहा है? इसके पास से लेके जा रहा है, तो ये भाई खुश है और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो थर्ड वाला स्टेबल, देन फर्स्ट, क्योंकि फिर उसके बाद क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि अनायन को चाहिए कि कोई, जब ये बच्चे एसिड बनने के बाद, मतलब H रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ना, हम वो देखेंगे। अगर वो स्टेबल है तो यानी कि वो ज्यादा एसिडिक है। समझ में आ रही है बात? ऐसी इसकी OH की जगह आपका COOH भी लिखा आ सकता है। OH की जगह COOH भी लिखा आएगा, तो भी आपको देखना है कि CO नेगेटिव बना। अब इसके पास अगर माइनस आई इफेक्ट वाला कोई चीज लग गई तो वो क्या हो जाएगी? ज्यादा स्टेबल। शिवानी कुछ कह रही थी। अच्छा यही पूछ ये रही नहीं थी। समझ में आया ये क्या नहीं समझ में आया? वाला क्वेश्चन। हाँ मैम। अभी मैंने ये ऐसे नहीं बताया था आप लोगों को, एक CH2 नेगेटिव अनायन लगा था। नेगेटिव अनायन, अगर आपके पास यहाँ पर NO2 है या फिर ये CH2 नेगेटिव है और इसके पास, आपके पास यहाँ पर एक NO2, अब CN लगा लो। अब की बार आप क्लोरीन लगा लो, CH2 नेगेटिव है, क्लोरीन लगा लो। अब की बार आप लगा लो यहाँ पे CH2 नेगेटिव के साथ CH3 लगा लो। anion is directly proportional to plus I effect. Oh, sorry. Anion is directly proportional to minus I effect, inversely to plus I. proportional to plus I. हाँ, इन चारों में प्लस आई ये है, तो मतलब कि सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल ये रहेगा। क्या रहेगा अनायन में सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल? प्लस वाला। Yes, ma'am. अब Plus I. ये तीनों ही माइनस आई है। माइनस आई में जो जितना ज्यादा इंडक्टिव, मतलब जितना ज्यादा माइनस आई वो उतना ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद CN, उसके बाद क्लोरीन। बात क्लियर हुई? ऐसी अब की बार CH2 नेगेटिव की जगह O नेगेटिव लिखा है, अनायन ही है। सेम ऐसी अगर यहाँ पे CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता तो एसिड निकलने के बाद CO नेगेटिव बनता, तो ये भी क्या है? अनायन ही है। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर आपका अनायन बन गया, अनायन में अगर आपके पास माइनस आई वाले हैं, फिर माइनस आई का ऑर्डर देखोगे। अगर प्लस आई है तो प्लस आई में देखोगे कौन ज्यादा है। जो जितना ज्यादा प्लस आई देगा वो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? उसको लीस्ट स्टेबल बनाएगा। सपोज एक में तो CH3 लगा हुआ था O नेगेटिव के बाद, और एक में लगा था OCH3। कौन ज्यादा इसमें प्लस आई शो करता है? ये वाला। अभी बताया था कि प्लस आई OCH3 ज्यादा शो करता है।
तो यानी कि इसको तो और इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं थे, इसने ला ला के भर के बोला कि भाई लो लो लो, और इसको क्या बना दिया, लीस्ट स्टेबल। इन दोनों के कंपेयर में ये वाला ज्यादा स्टेबल। बात समझ में आई उज्जवल? मैम क्लियर है? मैम ये आई इफेक्ट और माइनस इफेक्ट बहुत कंफ्यूजिंग है। बस आपको यही याद हाँ। रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 में ये आपको देखा है, ये एक रेडिकल बना हुआ है आपके पास, दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 जूम करिए। और क्लियर? बोलो यस भाई। मैम। हाँ, मैम क्वेश्चन नंबर 17 में ये वाले हाइड्रोजन को यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। क्लियर है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। बच्चे जब आपका CH बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो आपके पास ये यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, कुछ बनेगा? बोलो भाई, रेडिकल या अगर हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी तो कटायन बन जाए, अनायन बन जाएगा, कुछ बनेगा, है ना? एक रेडिकल बनेगा। अगर ये यहाँ से टूटने के बाद इनके साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा होगा, ध्यान से देखो, एक का एग्जांपल लेती हूँ उसके बाद बताती हूँ। अगर आपके पास एक CH2 नेगेटिव है यहाँ पर बना हुआ, अगर जो तो ये कॉन्जुगेशन में आ गया ये फ्री रेडिकल, तो ये क्या बना देगा, इसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा। स्टेबल बनेगा ये, क्योंकि ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है? तो ये क्या बना देगा, इसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा, यानी कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड एनर्जी मतलब कि इजीली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये इजीली क्या पसंद करेगा, टूटना पसंद करेगा। बात समझ में आई? एक्स में देखो कॉन्जुगेशन में बन रहा है, यानी कि इजीली टूट जाएगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। बोलो समझ में आ रहा है कुछ कि उड़ गया दिमाग से? यस मैम। हाँ, और बाकी y और z में देखो, z में तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं, कॉन्जुगेशन आ रहा है z में? हाँ आ रहा है, z में भी कॉन्जुगेशन है भाई, सिंगल नहीं सॉरी x में नहीं है अभी कॉन्जुगेशन, सॉरी। x में कॉन्जुगेशन बन रहा है, z में बन रहा है, z देखो z में बन रहा है। यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस यस इधर मैम। जो मैंने इधर बनाया उसमें तो है, जो ये बनाया था इसमें है, लेकिन जो ये वाला है ना, ये वाला इसमें नहीं है, क्योंकि देखो फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड फिर दोबारा सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आई? तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसका कंपाउंड जो है वो लीस्ट स्टेबल है, XYZ। क्लियर हुई बात? बोलो भाई। एक्स सबसे मैम ज्यादा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बच्चे छोड़ दो, फिर नहीं समझ में आया तो जरूरी नहीं है हमें 100% थोड़ी करना है। एक बार अरे मैम रिवाइज करा नहीं दे मैम, बार कोई बात प्लीज। नहीं, क्वेश्चन। एक बार ना ट्राई कर लेना, ठीक है? उसके बाद कल की क्लास भी तो है अभी, तब पूछ लेना। इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है? जूम करिए। दिख नहीं रहा? रिडॉक्स भी करना है भाई अभी। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है? OH नेगेटिव जो है बच्चे, एक छोटा भी है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हुई बात? OH नेगेटिव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये बड़े बड़े हैं, स्टेरिक इंडियन न्यूक्लियोफाइल मींस जो अटैक करे, और जो अटैक करेगा अगर वो बड़ा, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड होंगे तो वो क्या होगा, उसको क्या बनाएगा, वो अटैक करने नहीं देगा, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा। OH नेगेटिव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। अभी के लिए सिर्फ इसको ऐसे ही याद रख लो, मैं फिर बताऊंगी। ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना? बोलो भाई, ये हो गया है? यस मैम। यस मैम। मैम आई कैन लीव। नहीं बिल्कुल नहीं, ना ना बिल्कुल नहीं, प्लीज। माय नेटवर्क इज खत्म हो रहा है। ना ना ना, रात को चैटिंग मत करना। रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है भाई, आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये क्वेश्चन देखो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फर्स्ट स्पीशीज मोर स्टेबल देन सेकंड। इनमें दोनों में देखना है कि कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। क्या तुम बता सकते हो अपने आप देख के? उज्जवल, बाकी लोग, कनिष्का, बोलो भाई। विकास, तनु, सुषमा, याशिका, याशिका पांडे, याशिका मल्होत्रा, सिमरन, क्या आप यहाँ पे हो? राधिका, यस मैम। आफरीन, यस मैम। यस मैम। सुन रहे हो भाई? चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छा, जिसको यहाँ पर भी कोई डाउट हो जाए तो वो मैम डी वाला है। जब ये पीपीटी आपके पास आएगी, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, पर्सनली पूछ लेना।
अप्लाई कर दूंगी, लेकिन कर दूंगी, ठीक है? नहीं, कल ही कर दूंगी। ओके मैम। ये आज ही कर दूंगी, मतलब अगर रात तक उठी रहूंगी तो कर दूंगी। जरा ये बताओ। टेस्ट के बाद करते हैं आप। एक आंसर होना चाहिए ना इसका। इसका आंसर बच्चे क्या ए कैसे हो जाएगा? ए वाला मैम, ये B होगा। फर्स्ट स्टेबल है, इसका फ्री रेडिकल बोलो, सेकंड ज्यादा स्टेबल है, क्यों? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मैम क्योंकि conjugation में है। कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर तो कुछ नहीं देख रहे, यहाँ तो 3 के है, यहाँ इसका तो ये तो देखना है। यहाँ पे देखो, इधर आओ, ये वाला sp2 हो रहा है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। यहाँ पे एक CH3 लगा है, यहाँ पे भी CH, यहाँ पे भी CH, sp3 हो गया। ये बोलो भाई, मैम यहाँ पे भी सेकंड वाला ज्यादा है। उसने पूछा है फर्स्ट वाला फर्स्ट मोर स्टेबल है। फिनाइल D अभी होगा। बताया था मैंने कि फिनाइल वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होती हैं, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसी फिनाइल 3 कटायन भी अगर लगा आ गया यहाँ पे तो वो ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू ये टर्शरी ब्यूटाइल। क्लियर है? मेरा डाटा खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल? बच्चे जिनका डाटा खत्म हो गया है वो अपने ये रिडॉक्स वाले क्वेश्चन कर लेना, आने ही वाले हैं। पर रिडॉक्स की जो बैलेंसिंग करवाई थी ना आपको क्लास में, एक बार वो देख लेना पक्का से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल? इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है रूल के अकॉर्डिंग। बता लोगे भाई अपने आप? मेरा ख्याल है कि हो जाएगा आपसे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये तो इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रोपेनॉल लगेगा तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसने हाइड्रोक्सी लिख दिया। और आपको पता है कि जब OH लगा है तो वही फंक्शनल ग्रुप था, प्रोपेन ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल होना था इसका, तो ये तो गलत हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 5 मिथाइल लिखा है, 2 इन 1 2 3 4 5 6, यही ठीक है क्या? बी वाला ठीक है? B वाला सही है। बी वाला वाला सही है। ए में भी देखो आपको नंबरिंग जो थी वो यहाँ से करनी थी 1 2, क्योंकि कीटोन ग्रुप लगाए, फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नंबर देना था तो यहाँ से करनी चाहिए थी। यहाँ पे भी नंबरिंग आपकी 1 यहाँ से करनी चाहिए थी। क्लियर हुई बात? यस मैम। एक और मुझे जरा नॉमेनक्लेचर का ये याद आ गया, जरा इसका बता दो मुझे। मैम पीछे वाला स्लाइड दिखाना एक बार। नहीं दिखा सकती अभी, रुको। CHO अगर यहाँ है, एक CHO यहाँ है, इसका नाम बताओ फटाफट से, क्या होगा? क्या देखना है इसमें, जल्दी देखो। मैम इसका नेमिंग कैसे होगा ए वाले का? ए वाले का यहाँ कीटोन वाली साइड से बच्चे, कीटोन वाले को नंबर कम मिलना चाहिए, तो 1 यहाँ 2 यहाँ होना था, कीटोन को 2 मिलना चाहिए था, जबकि इसने 3 ओन लिखा है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, इसका नेम क्या होना था आपका? हेक्स 3 इन 2 ओन। क्लियर है? 3 इन 2 ओन होना था। बात समझ में आई? यस मैम। इसका नाम बताओ फटाफट से। आपने कार वाली सलोनियाई वाला ऑर्डर करा है ना? तो आपको पता है सयाना अल्बेला को अल्कोहल पिलाया। सयाना जो है फंक्शनल ग्रुप वो ज्यादा प्रायोरिटी में होता है, तो अब की बार प्रायोरिटी में किसको दोगे? इस वाले कार्बन को। क्लियर है? 1 2 3 4, क्या नेम हो जाएगा इसका? ये अब सब्स्टिट्यूट की तरह हो गया। जब आपका CHO ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट होता है तो इसका नाम क्या होता है? फॉर्माइल। बोलो भाई, बताई थी ना ये वाली बात? यस मैम, कि फॉर्माइल। वो कार्बन जो है वो मेन चेन में आपका काउंट नहीं हो रहा है, तो 2 फॉर्माइल, क्या नेम हो गया इसका? 2 फॉर्माइल। और क्या है भाई? ऑक्सो भी लग रहा है कहीं? 2 फॉर्माइल 4 ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्राइल। क्लियर है? एन ई लगा देना है, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्लियर हुई बात? 4 पोजीशन पे ऑक्सो, ये वाला ग्रुप जो होता है ऑक्सो होता है। यहाँ पर CHO में C मेन चेन में काउंट नहीं हुआ था, इसलिए ये फॉर्माइल होता है। क्लियर हो गई बात? गलत नहीं होना चाहिए। गुड नाइट। भाई जिनको मैंने मैम, पर्सनली मुझे मैसेज बताएं। किया था ना, प्लीज वो तो रुके ही रहो, उनसे ही मुझे थोड़ा उम्मीद है। ओके मैम। ऑक्सीडेशन मेरा नंबर, डाटा खत्म हो गया, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से। ठीक है भाई सोनम, वो देख लेना। मैम देख आपका मैसेज हमारे पास नहीं आया। आफरीन के पास यस मैम। किया है? आफरीन ऐसे मत बोलो, तुमने रिप्लाई नहीं किया। एक तो मैं मैम पर्सनल, हमारे पास नहीं तुमने मेरा नंबर सेव नहीं करा होगा, है आफरीन? नंबर सेव नहीं है ना? जिनके पास मेरा हाँ, नंबर सेव नहीं है ना, उनके पास नहीं आता। एक बार अपना नंबर। अभी कर लेंगे सिर्फ। हाँ, जरा इसका मुझे Yes, ऑक्सीडेशन ma'am, एक बार फटाफट save से है, आपने ऑक्सीडेशन किया नंबर, था। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ।
मैम किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का, सब में नाइट्रोजन का बताना है, जल्दी बताओ। यहाँ पे क्लोरीन 1/3 माइनस का। -3 या 1/3, जल्दी बोलो। 1/3 माइनस का आएगा मैम। -1/3 ठीक है, इधर बताओ N2O4 में कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? 4 प्लस का यस मैम 4 प्लस Yes, का। यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन के ऊपर? +1। यस मैम यहाँ NH3 में -3। -3 इन सब में सबसे ज्यादा किसका है? मैम N2O वो +4 वाले का। क्लोरीन O4 नेगेटिव में बताओ कितना है क्लोरीन का? 7 बच्चे ये वाली बात याद है कि क्लोरीन जो अपना ऑक्सीडेशन रेंज है वो -2 से +7 तक दिखाता है। अगर ये -1 है और +7 कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं दिखाती है। डिस्प्रपोर्शनेट बात याद है किसी को जो करवाई थी क्लास में? प्रपोर्शनेट नहीं दिखाता। कौन सा वाला? -1 या +7? क्योंकि -1 और नीचे डिस्प्रपोर्शनेट मींस क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी हो। डिस्प्रपोर्शनेट मींस क्या था? ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। लेकिन जो अगर -1 ऑलरेडी अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की HCl में सपोज -1 है तो क्या ये और कम हो सकती है? नहीं, ये बढ़ेगी। तो ये कम तो होगी नहीं, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट शो नहीं करेगा। ऐसे ही +7 के साथ +7 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? यस मैम। इसमें बताओ क्लोरीन O3 का यही है, रिपीट हुआ है? 5 मैम रिपीट हुआ इसका। हाँ बताओ। +5 इसका बताओ। यस मैम 5 3 इसका +3 इसका 1 ये बैलेंसिंग फटाफट से देखो। आने हाफ रिएक्शन या है हाफ रिएक्शन करो। Oxidation। देखो हाफ रिएक्शन में तुम्हें बैलेंसिंग करोगे। अच्छा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यहाँ पर x है, y गिवन है, z गिवन है, बताओ कि इनके यहाँ पे ये वैल्यूज क्या है x y z की, कि क्या आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इन केसेस में वो सबसे ज्यादा इजी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप तुरंत निकाल सकते हो कि क्या आपके पास आने वाला है। मैग्नीज O4 में क्या ऑक्सीडेशन नंबर है इसका जरा ध्यान से देखना कैसे बैलेंसिंग करते हैं। ये आपके एग्जाम CBSE में भी क्वेश्चन आता है 3 नंबर में या 2 नंबर में। +7 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। कितने का डिक्रीज हुआ है? N फैक्टर क्या है इसमें? 5। N फैक्टर कितना है इसका? 5 है। और जब H2S में बताओ, H2S से जब ये S में गया बच्चे तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसके साथ? इसका N फैक्टर ये क्या है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और इसका कितना है? 0 -2 से 0 गया। कितने का N फैक्टर आया भाई? हम 2 + 2 N फैक्टर के प्लस या माइनस नहीं होता 2। क्लियर हुई बात? अब मुझे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है मुझे? ये जिसका 2 आया है मैग्नीज वाले को कर देना है आपको 2 से मल्टीप्लाई, और जिसका H2S है ये 2 आया था इसको कर देना है 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर हुई बात? ऐसे ही यहाँ पे S वाले को भी आप 5 से कर दोगे, मैग्नीज को 2 से कर दोगे। बोलो भाई इजीली हुआ नहीं हुआ? यस मैम। तो तुम्हें इसके इस तरीके करने से तुम्हें इसके X और Y को X क्या बचे? सब समझ में आ गया। हाँ, X और Y तो इसके तुम्हें पता चली गए। अब तुम्हें अगर यहाँ Z नंबर भी निकालना है, कैसे निकालोगे? फटाफट से यहाँ देख लो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं। इस साइड कितने हाइड्रोजन है तुम्हारे? 10। बोलो भाई कितने हाइड्रोजन है इस साइड? 10। यस मैम। मेरे बाहर से आवाज आ रही है क्या गानों वानों की? नो मैम। नो मैम। ठीक है। अब आपको बाकी की बैलेंसिंग करनी होगी। कैसे? ऑक्सीजन देखो कितने हैं इसके? 4 2 जा 8। ऑक्सीजन देखो कितने हैं इस साइड? 4 2 जा 8। इस साइड ऑक्सीजन 8 बनाने के लिए आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस मैम। 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन हो गए? 16। जबकि 10 तो ऑलरेडी है। 10 हाइड्रोजन ऑलरेडी है। यस मैम। वहाँ पे 6 लिख देंगे H की जगह। वहाँ पे 6 हो जाएगा। क्लियर? Z की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें? 2 5। हाँ बोलो भाई।
ऊपर H प्लस दिया हुआ है तो फिर वहां 6 लिख देते डायरेक्ट। हाँ तो लिख दो 6, पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि यहाँ 6 हाइड्रोजन लिखने हैं अब? ओके उसके लिए पहले ऑक्सीजन के निकालने पड़ेंगे ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा दोनों साइड। क्लियर? मैंने Sir. स्टेप भी बताया था बैलेंसिंग करने के लिए, वो स्टेप याद रखना। क्या? सबसे पहले आप एलिमेंट देखोगे, आपको एक बैलेंसिंग करवाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। pH3 ये बैलेंसिंग करवाई थी आपको, बहुत बार Yes, करवाई है, ma'am, 2-3 करवाई बार थी। करवाई है क्लास में, और बच्चे ने बहुत बार पूछी, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेट वाली है बच्चे। इसमें आप क्या करना, एक और P4 और लगा देना, क्योंकि ये P4 से ये भी बन रहा है और इस P4 से ये भी बन रहा है। अब आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर करोगे, एक P4 से आप यहाँ गए हो और एक P4 से यहाँ, क्लियर है? अब ये मत बोलना कौन से वाले P4 से यहाँ गए, कौन से वाले P4 से वहां, यस मैम। सेम है दोनों। P4 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, 0, और जब इससे तुम इसमें गए हो, सबसे पहला स्टेप बच्चे, ये गलती बार बार होती है इसलिए गलत हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन मेथड। आपको पहले आयन मेथड में भी यही होता है, पहले एलिमेंट बैलेंस करना है। इसके 4 एलिमेंट है, यहाँ इसको 4 बनाने के लिए फास्फोरस को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 4 से। जब आप 4 इसको देख रहे हो तो सिर्फ इसको ही देखोगे, उधर वाले को नहीं देखना। क्लियर हो गई बात? एन फैक्टर कितना आया, एन फैक्टर कितना आया, यहाँ 0, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना आ रहा है, H2PO2 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है फास्फोरस का, +3। +3 आ रहा है। मैम ऊपर माइनस का चार्ज है तो +3 आएगा ना। +1 आएगा मैम। अरबाज ने भी ठीक बता दिया भाई, क्या कर रहे हो मैम? क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। एक मिनट रुको, प्लस ma'am. 2 इस, ओ सॉरी 2 मल्टीप्लाई +1, एक एक करके देख लो, 2 + 1, फास्फोरस कितने हैं, 1 है, x, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू -1, 2 2 जा 4 और 2 कितने हो गए आपके पास, माइनस का 2 इज इक्वल टू मैम माइनस, सही में ये माइनस का 2 उधर गया, क्या हो गया, +1। मैम Yes, मैंने बस फास्फोरस का निकाला था, हाइड्रोजन को छोड़ दिया था। किसको छोड़ा था, हाइड्रोजन को छोड़, पूरे इक्वेशन को लेते हैं ना, मैंने नहीं लिया। हाँ 4H2PO2 आपका आया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +1 आ रहा है। आप एन फैक्टर बता सकते हो मुझे इसके लिए, एन फैक्टर कितना आ रहा है? 1 आएगा। 1 नहीं, मैंने आपको क्रोमियम 2 वाला करवाया था, याद है? तो उसमें कैसे करा था हमने, इस क्रोमियम को भी उल्टा साथ में मल्टीप्लाई 4 करते या हैं। 5 आएगा मैम, ऐसा कुछ। 5 कैसे आ जाएगा, इधर देखो फटाफट से, क्रोमियम 2O7 4 2 आएगा। नेगेटिव जब होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है यहाँ पे, प्लस का 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया +3। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, 6 2 जा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई किया, दोनों को माइनस किया, 6 आ गया था यहाँ पे एन फैक्टर, याद है? यस मैम। अच्छा एक क्वेश्चन, चलो Yes. पहले यही देखते हैं, उसके बाद मुझे फिर क्रोमियम वाला याद दिलाना अगर भूल जाऊं तो। बच्चे एन फैक्टर अब बताओ कितना आया, +1 को 4 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, 4 आया। फिर 4 आएगा। हाँ P4, अब इस वाले को आओ जल्दी से, P4 को आपने क्या करना है, यहाँ PH3 पहले तो फास्फोरस बैलेंस करा P, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है -3, यहाँ पे कितना है 0, एन फैक्टर कितना आया 12। 12, वेरी गुड, अच्छी बात। अब 4 है, 12 है, आप कट रहा है, काट दोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 वाले को कर दो इससे मल्टीप्लाई और 1 वाले को कर दो इससे। बात समझ में आई क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मैम 4 वाला फैक्टर कितना है, किस वाले का, ये पहले वाले का? 4 4 4, इसका 12, इसका 4, इसका 12, दोनों आपस में कट गए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये तो 1 था तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बोलो भाई 1 था तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ये, यस मैम। यस मैम। H2PO2 नेगेटिव, और साथ में PH3 जो है वो 4, ये 3 था इसका, ये एन फैक्टर, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, सेम वही आ 1 जाएगा, से। PH3। क्लियर हुई बात? यस मैम। यस मैम। क्या आया, 4P4 इज इक्वल टू 12 H2PO2 नेगेटिव। देखना जरा बैलेंस हुई या नहीं हुई, अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचे हुए हैं, यस मैम, बैलेंस करने हैं। यस ऑक्सीजन मैम। ऑक्सीजन बचे हुए हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, अब कितने आए ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 2 जा 24, 24 H2, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, दोनों साइड बैलेंस हैं, नो मैम। कितने आएंगे इस साइड, 12 2 जा 24, 4 3 जा 12, 12 हाइड्रोजन और आने हैं इस साइड, बोलो भाई। यस यस मैम। क्लियर हो गई बात? यस मैम। मैम।
बच्चे इसमें एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, फोटोन लेवल का भी है, और मतलब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग को खोलोगे। मैम फोटो भेज देना। है मैम वो क्वेश्चन तो दिखाओ। अरे ये इसी का आगे का बता रही हूँ, थोड़ा आगे आगे इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा आगे। आपके पास ये इक्वेशन है, बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन जो थी उसमें क्या था, 4p4 से 4p4 बन चुका है, ये पता चल गया। और कितने इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फाइट। क्या बोलते हैं इसका नाम? हाइपोफॉस्फाइट। इसका होता है फोस्फीन। क्या नाम होता है इसका? 12H फाइट, और यहाँ है ये फॉस्फीन। बोलो भाई, क्लियर है? क्वेश्चन आएगा कि अगर आपका ये 10 मोल जो है, 10 मोल फॉस्फोरस के कितने 10 मोल फॉस्फोरस का कितना हाइपोफॉस्फाइट दे रहा है? कितना हाइपोफॉस्फाइट दे रहा है 10 मोल फॉस्फोरस का? आपको पता है, मैम ये तो हाँ, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। आपको ये तो आयनों पे कर लेंगे ना। हाँ नहीं बच्चे, दोबारा नहीं होगी। जो चीज निकल गई ना, फिर वहां आयनिक में थर्मोडायनेमिक्स भी है, केमिकल है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, बहुत सारी चीजें हैं। पढ़कर आना एक बार, यहाँ पे उठ के मुंह उठा के बैठने मत आ जाना। टाइम नहीं मिलता। फॉस्फोरस 4 मोल आपके, बस इतना थोड़ा सा देख लो, अगर जिससे हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो छोड़ देना। 4 मोल अगर बच्चे आपको कितने दे रहे हैं, 12 मोल दे रहे हैं इसके H2PO2 के, तो 2 मोल कितने देंगे? 6। बोलो ma'am, कितने? yes, 6 देंगे। ऐसे ही 1 मोल कितने देंगे? 3 3 देंगे। 1 मोल कितने हाइपोफॉस्फाइट दे देंगे? 3। हम 3 क्लियर हो गई बात? ऐसे अगर 10 आ जाएगा तो 30 दे देंगे, जितना भी पूछ ले उसके बाद तो निकाल लोगे। पहले बैलेंस करने के बाद है कि इतने मोल इतने दे रहे हैं, तो 1 मोल कितना दे रहा है, या 2 मोल जो भी उसने पूछा वो कितना देगा। क्लियर है? यूनिटरी मेथड पता है क्या होता है ना? अब फटाफट से एक और चीज देख लो, एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैंने आपको वो निकालना, ये इसका बैलेंस करना आता है C2O4। मैम पिछली स्लाइड दिखाओ, पीछे वाली जो अभी कराई। क्लियर? इसमें अब इधर आओ, इधर देखो, एक मिनट रुक जाओ। C2O4 2 नेगेटिव में ये इसका इसको भी बैलेंस करना मैंने बताया था। इसमें अगर आपका KMNO4 है या K2Cr2O7 है, सपोज यहाँ पे KMNO4 लिख देती हूँ, KMNO4 है, यहाँ पे मैंगनीज 2+ में कन्वर्ट हो गया। बोलो भी बैलेंसिंग कर लोगे इसकी भी इजीली? मुझे पहले एन फैक्टर बता दो। KMNO4 से आप मैंगनीज 2 में गए, कितना एन फैक्टर आएगा? प्लस का 7 था, ये +2 हो गया, कितना आया एन फैक्टर? 5। इधर C2O4 से CO2 में कितना एन फैक्टर आएगा? पहला स्टेप मत भूलना, पहले मेन मॉलिक्यूल जो है उसको बैलेंस करना है। यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 2 है, पहले इसको 2 करोगे। अब निकालो कितना है, 4 2 जा 8 और 2 6, और इसका +3 आ रहा है। +3। yes ma'am, इसमें कितना आया? +4। यस मैम। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया? 2। तो एन फैक्टर कितना आया इसमें? 2। क्लियर हो गई बात? यस मैम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन कर दोगे, बैलेंस। क्लियर है? यस मैम। रिडॉक्स वाले चैप्टर में मैंने आपको एक इक्विवेलेंट वेट निकालना भी बताया था, याद है? इक्विवेलेंट वेट नहीं। KMNO, ये मेरे ख्याल से C2O4 वाला ही रिएक्शन लिया था। इसका हमने 90 मॉलिक्यूलर मास होता है। कितना होता है? 90 मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर इसका एन फैक्टर 2 आया है बच्चे, तो मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूंगी। जो इसका एन फैक्टर आता है ना, इसको डिवाइड कर दूंगी इससे, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। नहीं आया समझ में? KMNO4 का कोई मुझे मॉलिक्यूलर वेट बताना जरा, कितना होता है? 136 से 153 कितना होता है? कोई बताएगा KMNO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? बता रहे हो? नहीं आता है निकालने। अरे भाई मैम 2 मिनट रुको। प्लस करके निकालते हैं। वैसे तो मैं तुमसे उम्मीद कर रही थी कि तुम अपना वो निकालो फटाफट से, वहां से देख मेरे को तो बता रही हूँ 158। रुकिए ट्राई करते हैं। नहीं बस अब हो गया। 158 0.34। अरे बिल्कुल बस।
KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट 158 है। मॉलिक्यूलर, ये आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा गया होगा Yes, ma'am. कि इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना होगा। KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में, बच्चे मैं इसको एसिडिक मीडियम में, ये चीज 3 बात याद रख लो। KMnO4 एसिडिक मीडियम में मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। 58.3 अरे भाई हो गया। शांत हो जाओ। KMnO4 याद रख लो, इसको दिमाग में बिठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री लोगे वहां पे भी प्रैक्टिकल होगा, ये जरूर बात पूछी जाती है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 मैग्नीज 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। KMnO4 मेरी बेइज्जती कर रही है ये। बेसिक एल्कलाइन मीडियम में बच्चे KMnO4 एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल या फिर थोड़ा सा अगर एल्कलाइन है और न्यूट्रल है या तो उसमें ये चेंज होता है मैग्नीज O2 में, MnO2 में। क्लियर हुई बात? बाकी अगर बहुत फिर MnO2 का वो क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट? क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, मॉलिक्यूलर वेट भाई निकाल लेना। रुक जाओ, अभी मेरी बात सुन लो पहले, जो मैं बताना चाह रही हूँ, तो मैं भूल जाऊंगी, छूट जाएगा। ठीक है, KMnO4 बच्चे अगर एसिडिक मीडियम में है, मैग्नीज 2+ होता है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में बताओ या फिर बेसिक मीडियम में बताओ, अगर आ गया एसिडिक मीडियम में बताओ, तो आपको पता है KMnO4 कन्वर्ट होता है मैग्नीज 2+ में एसिडिक में, और इसके लिए n फैक्टर कितना यूज होता है? 5 प्लस का 7 प्लस 2 n फैक्टर 5। Yes, ma'am. तो 5. मॉलिक्यूलर इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा? 158 डिवाइड 5 इक्विवेलेंट वेट। बात समझ में आई? मैम इसमें 5 कैसे आया? ये तो प्लस होगा ना, प्लस प्लस का है ये। अरे प्लस का 7 डिफरेंस देखते प्लस हैं, का यहाँ कोई प्लस माइनस का साइन काम नहीं। डिफरेंस 2 - 7 इसको रख दो इसके अंदर। क्लियर हुई बात? अगर माइनस का साइन होता मैम तो किसमें? यहाँ पर माइनस का साइन होता। सपोज प्लस किसी 7, एक में मतलब माइनस का साइन। सपोज +7 से -2 जा रहा है तो आप लिखते हैं -2 - 7। क्लियर है? कितने का डिफरेंस आया? -9 का। इसको 9 का। इसके साथ रखो और 9 आंसर आता। क्लियर है? पॉजिटिव ma'am. नेगेटिव आगे से हटा दोगे सॉल्व करने के बाद। बात समझ में आई भाई? यस मैम। Yes, ma'am. बाकियों को भी समझ में आ गया? Yes, ma'am. एंड इक्विवेलेंट वेट निकाला गया। अगर यही क्वेश्चन होता कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ बेसिक मीडियम में, आपको पता है बेसिक मीडियम में KMnO4 जो है वो कन्वर्ट होता है MnO2 में। याद रख लेना ये बात, ये न्यूट्रल और एल्कलाइन में KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, मैं बार बार बता रही हूँ, याद रख लेना, ये भूल मत जाना लाइफ में भी नहीं। +7 से Yes, +2 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है, +7 से +4 बेसिक मीडियम में। एन फैक्टर कितना आया हर बार इसमें? 3. 3। 3 क्लियर है? आफरीन 3 आया, बोलो भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इक्विवेलेंट वेट 158 डिवाइडेड 3 हो जाएगा, बोलो भाई। Yes, ma'am. और एक और बात याद रख लो, अगर पोटेशियम क्रोमेट है K2 क्रोमियम O4 O7 2 नेगेटिव है, ठीक है, O7 2 नेगेटिव, ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है ये? क्रोमियम 3+ में। क्रोमेट ये क्रोमियम 2 O7 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6, ये +3। एन फैक्टर कितना आया? 3। तो अगर K2 Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट m है तो, अरे नहीं, एन फैक्टर 3 कहाँ आया भाई? कैलकुलेट करो, बार बार बता रही हूँ अभी, तब फिर दोबारा गलत करा। कितना आएगा? फिर से लिखिए। क्रोमियम 1 आएगा मैम। अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आपने इसको बैलेंस नहीं किया पहले। क्रोमियम को, क्रोमियम 2 है यहाँ, 2 क्रोमियम। बार बार लिख रही थी ना, इसलिए लिख रही थी, कहीं भूल ना जाऊं आगे इसको बताना। देखो और अभी गलती हो जाती। क्रोमियम 2 पहले आप एलिमेंट बैलेंस करोगे, उसके बाद एन फैक्टर निकालोगे। यहाँ एन फैक्टर कितना आया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। यहाँ आया 1 आएगा मैम एन फैक्टर। 1 0 0। 0. अरे 6 2 जा 12, मैंने बार बार करके बताया मैम था। 6 आएगा। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 माइनस किया। मैम 6। क्लियर हुई बात? यस Yes, मैम। क्लियर हुई।
ये याद रख लेना, इसकी बैलेंसिंग भी आती है एग्जाम में, क्रोमियम वाला या मैग्नीज वाले दोनों में से एक की आएगी। अगर तुम्हें यही समझ नहीं आएगा एन फैक्टर निकालना तो बैलेंसिंग गलत। एन फैक्टर 6 याद रखना, पहले एलिमेंट बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर देखना है और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ वाले से भी और आगे वाले से भी। क्लियर हो गई बात? फिर निकालना है दोनों का डिफरेंस। अब अगर क्रोमियम 207 का मॉलिक्यूलर मास सपोज m है तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका? m/6। M/6। यस मैम। क्लियर है भाई? बोलो भाई। यस मैम। बिल्कुल भाई। और मेरे Yes, पास ma'am. कुछ है मेरे पास बताने के लिए। यही चीज है दिखाइए। आपकी, देखो अब तुम अपने आप करना क्वेश्चन, बट सल्फेट में यही बात हो रही है। आप पहले एन फैक्टर जूम करती हूँ, पहले आप क्या निकालोगे इसमें? एन फैक्टर निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे आप इसमें? अपने आप करना इसको। एन फैक्टर निकालने के बाद देखोगे कॉपर से जब इसमें गया कितना एन फैक्टर है, जितना एन फैक्टर होगा उतने नंबर को डिवाइड कर देना। क्लियर है बात? यस मैम। आपका ये नंबर ऑफ मोल ऑफ, अच्छा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पता है आपको? यस मैम। यस मैम। किया था 30 क्वेश्चन हमने किया था और ये इंपॉर्टेंट है। H2O कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे? H2O कितने यूज हो रहे थे? 8 ना? तो Z वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 16। क्लियर है? अब देखो कोई ठीक है तुम कर लोगे आगे। अब मुझे ये बताओ फटाफट से, एक क्वेश्चन और छूट गया। आप लोगों को मैंने एक बार स्ट्रक्चर KMnO4 से अगर आपका मैग्नीज 2+ वाइस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? +7 से +5 रिडक्शन हो रहा है। तो ये किसकी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा तो कर लोगे? यस मैम। अच्छा क्वेश्चन इस तरीके भी हो सकते हैं कि सिंपल सा लिखा हो, मैग्नीज दिख रहा है आपको, इस साइड भी मैग्नीज दिख रहा है या कोई भी दिख रहा है, तो अगर वो उसमें बैलेंसिंग की जरूरत ना पड़ रही हो ऐसे वाले करने से तो डायरेक्ट कर देना, डायरेक्ट देख के भी कर लेना जो 9th क्लास में पढ़ा था। क्लियर? क्लियर। अभी एक क्वेश्चन और रह गया। S और S अगर दोनों लिंकेज है तो इसमें S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0. 0। गुड। अब मुझे जरा इसमें बताओ XOH 1 2 3 4 OH, S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 3 है मैम शायद से। मैंने आपको पहले बताया था, बॉन्ड देखोगे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे? 4। इस वाले S का कितना है? 0। 2। दोनों अच्छा, 0, क्योंकि दोनों Zero. तरफ S से लिंक है, यहाँ पे भी दोनों तरफ S से लिंक है 0। ये वाले S का 1 2 3 4 4। क्लियर हुई बात? यस और मैम। यस मैम। दूसरी साइड वो S से लिंक है। मैम वो भी तो ऐसे लिंक है। हाँ वो S से लिंक है 3 तो होगा ना? काउंट करेंगे ये 3 3। क्लियर हुई बात? यस यस मैम। अब 1 मिनट रुक जाओ और उसके बाद फिर चल जाते हैं, मतलब छोड़ देती हूँ, तुम भी थक गए हो। इतनी जल्दी? नहीं थके हो? अरे नहीं नो मैम। मैम। मुझे देखने दो, कुछ नो छूटा तो नहीं है। मैम। अच्छा एक बात बताओ, सिस और ट्रांस याद है ना? दोनों एक तरफ सिस, Yes, दोनों दूसरी ma'am. तरफ Yes, ma'am. ट्रांस। और अगर Trans, बच्चे yes, ma'am. अगर 1 इन है, प्रोपीन है, ब्यूट 1 इन है, तो वो आपका वो नहीं बनाएगा। क्या नहीं करेगा वो आपका? और ट्रांस नहीं बनेगा। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिर्फ 2 इन वाला ही शो होगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और एक चीज, 1 मिनट और देखने दो मुझे। एन मिथाइल 2+ कैसा फैक्ट शो करता है, +I या -I? बताएगा कोई? क्या मैम क्वेश्चन क्या था? एन मिथाइल 2+ जो है वो कैसा शो करता है? +I। नहीं भाई, -I। एन मिथाइल 2+ या 3+ कैसा था? ऑर्डर याद रखना है। NH3+ था, इसके बाद NO2 था, NH2 लास्ट में था, इससे पहले OH आ रहा था। याद है? कुछ याद आया? एक बार इंडक्टिव इफेक्ट याद कर लेना, नेट पे ढूंढ लेना, कोई ट्रिक मिले तो, नहीं तो आप याद रख लो क्योंकि वैसे भी हर जगह काम आएगा आपके। ठीक है? ठीक है भाई, 1 मिनट और यस रुक जाओ। मैम।
अभी कुछ और कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो भाई। कोई डाउट? अब तो किसी के पास नहीं होगा वैसे। आर्हेनियस बेस, और ये याद है, एक बार पढ़ लेना इसके बारे में, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है। मैं नहीं कह रही क्योंकि बहुत इजी चीज है, हाइड्रोजन रिमूव करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। बोलो भाई, याद है, भूल गए? मैम एक बफर निकालने के लिए होता है, वो कैसे बफर निकालते वाला हैं? अभी कल की क्लास में करेंगे। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताओ, क्लियर है? कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ये पता है ना? बताओ, मैम। रिवीजन में। मैम एक बार बता दो। एक बार बता ही दो। क्या क्या कह रही है ये लड़की? एक बार बता ही नहीं नहीं, दो। एक दूसरी वाली ने और कुछ बोला। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई अगर कंपाउंड है, यहाँ पे OH है और यहाँ S से लिंकेज है, इसके कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा इस S का? 6। 5 5 5 5। 1 2 3 4 5, क्योंकि S वाले को नहीं काउंट करना होता। क्लियर है? मतलब जो SS की लिंकेज है, Yes, और ma'am. Yes, ma'am. इसका 5, इसका 0, इसका 0, जब आगे भी कुछ होगा तो उसका उसके हिसाब से देख लेना, एक बार खोल के देख, ढंग से देखना कि क्या है। अभी क्या बोल रहे थे? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस नहीं पता? कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता था? कॉन्जुगेट एसिड में H प्लस NH2 नेगेटिव अगर आपके पास है, आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो क्या करते थे हम? H प्लस को इसमें ऐड करते थे। याद आया कुछ? NH3 इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बताना है कि कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो आपके पास सपोज आपके पास H2SO4 है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HSO4 नेगेटिव, H प्लस को रिमूव कर दोगे। बात याद आई कुछ? ऐसे ही HSO4 में से और इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, एक और H रिमूव किया तो SO4 2 नेगेटिव। याद आया? Yes, ma'am. गुड। ऐसे ही Yes, ma'am. कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस हो गया। और एक जो 3 बातें एक चार्ट में हमने एक दिन लिखी थी कि आर्हेनियस किस बेसिस पे बताता है कि एसिड है या बेस है? H प्लस निकला तो एसिड, H प्लस आयन देगा तो एसिड, OH माइनस देगा तो बेस। OH minus to और base. ऐसी अगर ब्रॉन्स्टेड होता है तो वो कैसे बताता है कि एसिड है या बेस? वो कहता है कि H प्लस अगर ऐड, एसिड H प्लस आयन डोनेट करता है। ओ सॉरी हाँ, H प्लस अगर लॉस हुआ, मतलब डोनेट किया है, लॉस हुआ है तो एसिड। और अगर H प्लस, सिर्फ H प्लस की बात करता है, अगर H प्लस क्या हुआ है उसने ऐड किया है, मतलब एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। तो क्या Gain. होता है? ठीक है, गेन किया है तो क्या होता है वो? बेस। Base. और लुईस जो होता है वो क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की बात करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोई ले रहा है तो वो क्या होता है? मैंने बताया एसिड। था? Acid. हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड। और D और B करके बताया था, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट मतलब कि क्या? Base. बेस। BF3 क्या है? एक एसिड है या बेस है? BF3 मॉलिक्यूल क्या है? एक एसिड है या बेस है? Base. मैंने बताया इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इसका। बोलो भाई, बताया था ना इसके पास डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, हमने उसमें पढ़ा होगा, बहुत बार बताया था। बोरोन के जितने भी बेस होंगे, है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? ये एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एसिड। करेगा। एसिड एसिड है, एसिड। एसिड है। याद रखो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। BF3 या फिर बोरोन का कुछ भी आ गया, एल्यूमिनियम का कुछ आ गया तो। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड। और क्वेश्चन आ गया कौन सा एसिड? आर्हेनियस, लुईस, ब्रॉन्स्टेन, तो कौन सा एसिड है ये? लुईस। लुईस Lewis. एसिड। लुईस। क्लियर है? क्लियर है। Yes, क्लियर हो ma'am. गया तो Clear. भागो, कल बफर वगैरह के बारे में पढ़कर आना अच्छे से, ठीक है? Okay, बफर ma'am. Good night, सॉल्यूशन ma'am. Bye, और bye, ma'am. फॉर्मूले करके आना बच्चे प्लीज, ठीक है? क्या मैम? अच्छा, एक चीज और रहेगी, एक चीज और रहेगी, एक चीज और रहेगी। ओके ओके ओके, हम है। Okay, ma'am. Ham. नहीं, बच्चे हैं 40 बच्चे हैं और गुड नाइट बोल के चले गए। बच्चे। अगर आपका जो K2Cr2O7 जो होता है आपका, वो अगर आयोडीन है, आयोडीन, अगर आपके पास आयोडीन है तो वो किस में चेंज करता है? आयोडीन को आयोडेट में। किस में चेंज करता है? KMnO4, आयोडेट। आयोडेट में। KMnO4 आपका I2 को इन एल्कलाइन मीडियम,
I2 को सॉरी I नेगेटिव को, अगर HI आपके पास कोई है एल्कलाइन मीडियम में तो ये इसे IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करता है जो कि होता है आयोडेट, ठीक है। और लेकिन KMnO4 अगर आपका HI है और एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये इसको I2 में कन्वर्ट करता है, बाकी ये MnO2 प्लस में कन्वर्ट होता है। यहाँ एल्कलाइन में पता है ना MnO2 में कन्वर्ट होगा, ये KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है एल्कलाइन में? मैम ये किस चैप्टर का है? MnO2. यही रिडॉक्स का ही है। हम्म। क्लियर है? चलो भाई भाग लो, Okay, ma'am. Bye bye. कल Thank पढ़ you. के आना, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम, बाय, गुड नाइट। Good night. बाय मैम मैम, डिनर गुड कर नाइट। लिया?